पेट्रोल और डीजल भराना तो दूर की बात, नाम सुनने से ही भारत के मिडिल क्लास इंसानों की पसीने छूटने लगते हैं। अगले कुछ महीनों में जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार का ही दोष है या कुछ तो बात आखिर है। आपके जैसा मैं भी ये सोचता था, पर मैंने जब सच जानना चाहा तो कुछ और ही सामने आया। पर ये रिसर्च करने में मेहनत तो लगते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं रियली सरप्राइजिंग इस बात पर एक भी बिद्दी मीडिया और गोदी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए नहीं देखा। पेट्रोल प्राइजेस की बैकग्राउंड की सच समझने में आसान हो, इसीलिए इस वीडियो को मेनली 4 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइजेस और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और वैट। दूसरे नंबर पर कंपेयर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। तीसरे नंबर पर व्हाट इज ऑयल बॉन्ड एंड द लास्ट माय ओपिनियन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। जाता रहा तो हालत ये पहुंच गई कि साल 1 जनवरी से 27 फरवरी के बीच 58 दिनों में 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 32 दिन दाम जस के तस रहे। आदमी पर पड़ रहा है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो भूल जाइए, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में साधारण पेट्रोल की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा हो गई। आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। Prices. The opposition started training its guns at the Modi government, accusing the central government of fleecing citizens. Upping the ante against the centre, the Congress staged protests at multiple places nationwide, while the BJP's नंबर 1, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत अगर चेक किया जाए तो साफ दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल की कीमत में इंक्रीमेंट देखी गई है। और आपको बता दूं 1 बैरल इक्वल्स टू 159 लीटर्स। और अगर 1 बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो ये लगभग $72 पड़ते हैं। यानी 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत इंडियन करेंसी में 5,350 रुपये, यानी पर लीटर क्रूड ऑयल की कीमत 33.66 पैसे। ये बताने के बाद आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए हमें 100 रुपये तक क्यों पे करना होता है। तो अब आते हैं पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस के ऊपर। भारत में टोटल पेट्रोल की कीमत के ऊपर 58% से 68% तक टैक्स लगते हैं और डीजल की कीमत में 52.85% तक टैक्स लगते हैं। और ये टैक्स मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं डीलर कमीशन, जो पेट्रोल पर 3 से 4 रुपये तक लगते हैं और डीजल पर 2 से 3 रुपये तक लगते हैं। इसके बाद सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क, जो पेट्रोल पर 35% या 32.90 पैसे लगते हैं एवं डीजल पर 38% या 31.80 पैसे तक लगते हैं। और ये दोनों टैक्सेस मेनली सेम ही रहते हैं। एवं इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिस पर मेनली ऑयल प्राइसेस डिसाइड होकर आप तक पहुंचते हैं, जो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के 29 राज्यों में 16% से लेकर 39% तक टैक्स लगते हैं, जो लगभग 15 रुपये से 35 रुपये तक होते हैं। सबसे कम वैट गोवा गवर्नमेंट चार्ज करते हैं और सबसे ज़्यादा राजस्थान गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। अब आते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इसे समझने के लिए आपको 13 साल पीछे जाना होगा, यानी 2008 में। कांग्रेस के सरकार में अगर देखा जाए तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट जिसे कहा जाता है, उन्होंने तेल के प्राइस बहुत सही से मेंटेन करके रखा था। अगर देखा जाए तो 2014 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब पर लीटर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे लगते थे, जो एनडीए की सरकार आते ही 2016 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 21 रुपये 48 पैसे कर दिए थे। और तो और उस समय में इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत काफ़ी कम थी, फिर भी बीजेपी ने इतना ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लेते रहे। और फिलहाल जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहे हैं, तब गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे हो गए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं अगले 6 सालों में सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 300% इंक्रीज हुआ है। यूपीए के सरकार में यानी कांग्रेस के सरकार में जो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी का टोटल कलेक्शन 72,160 करोड़ था, वो एनडीए का सरकार आते ही 2,94,000 करोड़ हो गए हैं। पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी का सरकार इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रही है। हमारे भारत के ग्रेट इकोनॉमिस्ट ने प्राइस तो अच्छा से मेंटेन करके रखा था, और तो और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ने पर हमें सब्सिडी मिलते रहे और प्राइस भी कम थे कांग्रेस के सरकार में। अगर ये जानना है और पूरी अच्छे से समझना है तो इसे समझने के लिए आपको वीडियो का थर्ड टॉपिक में आना होगा, और इसके साथ और 2 सवाल होंगे। सरकार ने इतना पैसा इंक्रीमेंट क्यों किया और आखिर ऑयल बॉन्ड है क्या।
जिस पर कोई बात क्यों करना नहीं चाहता है, मेनली कांग्रेस और एंटी बीजेपी। और ऐसा बात नहीं है, मैंने बीजेपी को भी खुलकर बात करते हुए नहीं देखा इस विषय पे। हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी की कुछ मजबूरी हो, पर आपकी और मेरी नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये मनमोहन सिंह की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जाके इस वेबसाइट में अगर 4 जून 2008 की मनमोहन सिंह की एक ऑफिशियल स्पीच पढ़े तो आप जानोगे उस समय भारत के ऊपर 200,000 करोड़ की डेफिसिट थी। डेफिसिट मतलब आप इस तरह से समझिए, आप किसी भी जगह 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बट इनकम आपको 10 रुपये से कम होती है। तो इसी डेफिसिट को फिल करने के लिए सरकार 150,000 करोड़ की ऑयल बॉन्ड जारी करने लगे हैं। बॉन्ड को भी आप इस तरह से समझिए, आप किसी से कर्ज लेते हैं और उसकी एक समय सीमा रहते हैं और उसके समय सीमा में आपको वो कर्ज तो चुकाना है, साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ता है। 13 साल पहले से ऑयल बॉन्ड नामक कर्जा लेना चालू किया और हर साल दर साल कर्जा लिया गया और भारत के ऊपर कर्जा बढ़ता ही गया, मगर इसकी पेमेंट करेगा कौन? और द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं ये सारा कर्जा हम आगे के जनरेशन को देते जा रहे हैं। एवं इसी के बाद अगर आप 21 सितंबर 2012 की मनमोहन सिंह की ऑफिशियल स्पीच पढ़े इसी वेबसाइट में, तो वो साफ साफ कहते हैं अब कर्जा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगले साल ही फिर से 140,000 करोड़ की ऑयल बॉन्ड लिया गया था। और इसी स्पीच में महान ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह वर्ल्ड के फेमस डायलॉग कहते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, टैक्स लगाना होगा, कीमत बढ़ानी होगी, लेकिन मनमोहन सिंह की दाद देनी होगी। उन्होंने एंटोनियो माइनो के विरुद्ध जाकर ये सब कहते हैं। अब अगर ऑयल बॉन्ड लिया जाएगा तो देश दिवालिया घोषित हो जाएगा, देश पाकिस्तान वाले रास्ते में चला जाएगा। ऑयल बॉन्ड ऐसे ही होते हैं। ये 2008 की एक ऑयल बॉन्ड की कॉपी है जिसकी भुगतान 2018 में करना होगा और तब तक सरकार बदल के एनडीए की आ गई थी। जो पैसा लिया गया वो तो चुका नहीं होगा, साथ में उसकी ब्याज भी भरना होगा। बस इस ऑयल बॉन्ड की ही ब्याज देखिए ये कितना है। 2008 में जब लिया गया था तब इसकी ब्याज थी 3,853 करोड़ से बढ़कर 2012 में आकर वो 10,958 करोड़ हो गए हैं। ये केवल और केवल मात्र ब्याज के हैं और कुछ असल भी। आप देख सकते हैं 2009 में जो ऑयल बॉन्ड के नाम पर कर्ज लिया गया था वो धीरे धीरे बढ़कर जब पेमेंट किया जाएगा तब इसकी कीमत 1,44,186 करोड़ हो जाएंगे। और ऐसा करके हर साल दर साल कर्ज लिया गया। आप नीचे देख सकते हैं कितना लाख करोड़ की बीजेपी सरकार ने भुगतान करना होगा और कितना कर चुके हैं। और आप बस इतना सोचिए, इतना कर्ज लिया गया है जिसकी ब्याज केवल मात्र 10,000 करोड़ हर साल भारतीय सरकार को भुगतान करना पड़ता है। अब थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं आप सभी को, तब जाके आप सभी को और क्लियर हो जाएगा। 2 सवाल आपके मन में फिलहाल के लिए होगा अगर अभी तक का आप वीडियो समझे हैं तो। नंबर 1 क्वेश्चन, जब भारत कर्जा में डूबा हुआ है तो भारतीय सरकार ने 300% एक्स्ट्रा टैक्स लेने का क्या जरूरत पड़ी? यानी जो 2,94,000 ऑयल और डीजल पर जो कलेक्शन हुए हैं उस पर क्या? सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि आई थिंक राज्य सरकार तो सेंट्रल से कम टैक्स लेती है। तो चलिए ये 2 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 2021 के बजट को जानना होगा। इसमें साफ साफ कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करेगी उसकी 41% रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। इसे समझने के लिए दिल्ली की एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब इसे आपको इस तरह से समझना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज किए हुए टैक्स का यानी 33 रुपये में 41% स्टेट को देना होता है। यानी दिल्ली गवर्नमेंट के पास उसके चार्ज किए हुए 28 रुपये वैट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ 41% यानी 13.50 पैसे। यानी कुल सेंट्रल के पास 19 रुपये और स्टेट गवर्नमेंट के पास 41.50 पैसे जाते हैं। तब ये भी समझ गए कि 2,94,000 करोड़ में से भारत के 29 राज्यों को 41% करके देने के बाद आपको कर्जा चुकाना है, उसके बाद आपको डेवलपमेंट भी करना है, बहुत सारे काम भी करना है और भी बहुत कुछ है, बट ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब शायद आप समझ गए हैं कौन चोर है और किसके चलते प्राइस बढ़ा है। अब वीडियो के लास्ट में आते हैं, यानी लास्ट के टॉपिक माय ओपिनियन। नहीं, आप कहो आप क्या चाहते हैं? देश दूसरे देशों से कर्ज लेके आपको सब्सिडी देते रहे और देश पाकिस्तान जैसे दिवालिया घोषित हो जाए। और ये वीडियो में जो बताया गया है, कुछ लोग हैं जो फिर भी मोदी को अभी भी गाली देंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सरकार के बात पर धरना देना आम बात है, पर कम से कम ये जानकारी तो रखो धरना देना कितना सही है और इसके पीछे का पूरा सच क्या है। अंधभक्त बहुत अच्छे हैं आतंकवादी से। अच्छे हैं वो अंधभक्त जिसे आंख बंद करके भी इतना सच्चाई देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैं पूरी बात समझा पाया हूँ
तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर चैनल में नए हैं तो। और सबसे ज़रूरी बात, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो सच जानना चाहते हैं। और इतना समझाने के बाद भी आप अगर नहीं समझना चाहते हैं तो वीडियो को डिसलाइक करके भी जरूर जाएं। कम से कम मैं भी ज़रा जानूँ हमारी इस वीडियो को कितने आतंकवादी ने देखा है। खुद को सही करें, लोग साथ देते रहेंगे। और तब तक के लिए भारत की एकता और अखंडता की जय। जय श्री राम।